राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी रानियों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था, उसके 6 रानियां थी। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा भी बहुत ही दयालु और हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। राजा की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। बहुत दूर दूर तक राज्य की जो सीमाएं फैली हुई थी, राजा के राज्य में किसी प्रकार कोई भी दुखी नहीं था। लेकिन राजा को हमेशा एक ही चिंता लगी रहती थी, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने एक एक करके 6 शादियां की, परंतु किसी से भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा बहुत दुखी रहने लगा था। राजा के दुख से पूरी प्रजा दुखी थी। उन्हें भी राजा के समान ही प्रजा पालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी, जो पूरी नहीं हो रही थी। वे सदा ईश्वर से कामना करते और प्रार्थना करते कि उनके लिए भी जो काम मन से जो प्रार्थना करते कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए, जो उनके राज्य का आने वाला राजा बने। इसके लिए प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी, मनौतियां मांगती। राजा ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। पीर फकीर साधु सन्यासी सबकी सेवा करते थे, परंतु अभी तक किसी का दिया हुआ आशीर्वाद राजा को नहीं फला था। एक दिन की बात है, राजा वन में निकले शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए वे हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए। हिरण तो मिल नहीं पाया, न जाने कहाँ विलीन हो गया। वे तलाशते रहे हिरण को कि कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। अब राजा को जोरों से प्यास लगी थी। राजा अपने रास्ते से ही भटक चुके थे। घोड़ा लेकर वे आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक कहीं से कल कल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा लगता है उधर झरना है। कहते हुए राजा आवाज की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद जो राजा को झरना दिखाई दे गया, वह घोड़े से उतर पड़े झरना में पानी पीने के लिए। अचानक एक आवाज सुनाई दी, आप कौन हैं? आपको क्या दिखता नहीं मैं यहाँ नहा रही हूँ? फिर आप कैसे आ गई? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखा ही नहीं कि एक लड़की झरना में नहा रही थी। झट घूमकर उन्होंने अपनी आंखें उधर से फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आ गया पानी पीने। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं। यदि बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ते में भटक गया हूँ। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? लड़की कहने लगी, मैं तो यहीं पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए कभी कोई यहाँ आया ही नहीं। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता आप आ जाएंगे। आप मेरी तरफ से पीठ करके पानी पी लीजिए और उधर थोड़ी देर रुक जाइए। मैं आपको थोड़ी देर में रास्ता बता दूंगी। राजा ने पानी पीकर उधर की तरफ मुंह किए किए ही एक किनारे बढ़कर पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और वहां से निकलकर राजा के पास आ गई और कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है, अब तुम अपना मुझे परिचय बताइए। लड़की कहने लगी, मैंने कुछ फल तोड़ रखे हैं घर ले जाने के लिए, क्या आप खाएंगे? अगर खाओगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर वह जवाब सुने बिना टोकरी में बंधा हुआ फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उसे मंत्रमुग्ध सा हुआ देख रहा था। राजा देखता है कि उसने बहुत सलीके से पत्ते का दोना बनाकर उसमें फल रखा हुआ है। राजा उस फल को ले लेता है और कहता है,
तुम नहीं खाओगी? तो लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। राजा फल खाते हुए फिर पूछता है, आप अपना परिचय दे दो। लड़की कहती है, मेरा नाम रूपा है, मैं बगल के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम जो कोटसी है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ ले जाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है, उसमें हम लोग कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा जो खर्च चल जाता है। आप कौन हैं बाबू, आप भी बताइए। तो राजा कहने लगा, अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा, दोबारा मैं तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ, यह तो बताया ही नहीं तुमने। रूपा कहने लगी, आप क्यों मिलना चाहते हैं दोबारा? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। तो रूपा हंस पड़ी। हंसती हुई बोली, मैं रोज यहाँ आती हूँ, बतायो तो था। सुबह लकड़ियाँ ले जाकर और माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। खाना खाकर हम सब्जियाँ और फल बेचने बाजार जाते हैं। तो मैं आपको इस समय रोज यहाँ मिलूंगी, या आप मेरे गांव भी आ सकते हैं। राजा निकल पड़ा और अपनी राजधानी आ गया, लेकिन राजा को रूपा पर जो मोहित हो गया था, राजा बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था, छह छह रानियों के रहते रूपा की ओर उसका दिल क्यों खींचा जा रहा है। जब उससे सहना करना कठिन हो गया, तब उसने अपने जो मंत्री जी को यह बातें बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं तो क्यों नहीं उस लड़की से विवाह कर लेते। हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य को वारिस मिल जाए। और अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्री को लेकर जो अपने साथ मंत्री को लेकर चल पड़ा रूपा से मिलने के लिए। झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा झरना में नहीं थी। वह कई बार आवाज देने के बाद वहीं रुक गया। मंत्री जी को भी बुलाया और कहा, आज अभी दिख नहीं रही है रूपा, लगता है या तो आई नहीं है या फिर चली गई। परंतु उसने कहा था वह रोज यहाँ आती है, तो अब तक आई क्यों नहीं? मंत्री जी कहने लगे, महाराज, क्यों नहीं हम लोग उसके गांव चलें? राजा कहने लगे कि हाँ, यह ठीक है। और दोनों उसके गांव जो रूपा के नाम लेकर पता करते हुए उसके घर पहुंच गए। उन्हें देखकर गांव के लोग उनके पीछे जाने लगे रूपा का घर दिखाने। और राजा ने देखा तो रूपा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी। राजा ने आवाज लगाई, रूपा, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु आज तुम फल लेने नहीं गई थी क्या? आवाज सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, क्या हुआ रूपा, तुम क्यों रो रही हो? अब तक दो अजनबियों को घोड़े पर सवार देखकर जो इकट्ठे हुए ग्रामीणों में से एक ने कहा, बाबू, इसकी सिर्फ एक ही माँ तो थी और वह भी चल बसी। उसे सर्प ने डस लिया था। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। अब रोए नहीं तो क्या करे? आप ही बताइए, आप लोग कौन हैं? मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया। अब तो गांव भर में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का स्वागत दिल से किया। गांव के मुखिया जी से राजा ने कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुखिया जी ने कहा कि नहीं, हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य खुल गए। यह गांव अब आपकी ससुराल होगी। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने भी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करके राजा और रूपा का विवाह करवा दिया। राजा ने रूपा को नया नाम दिया राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री जी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए तैयार थे। गांव वालों ने रुंधे गले से और नम आंखों से गांव की बिटिया रूपा को विदा किया। राजलक्ष्मी राजा के साथ अपनी ससुराल राजमहल में आ गई। राजा की नई रानी को देखकर
उसकी पुरानी 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुई जा रही थीं। वे बेमन से उन्होंने राजलक्ष्मी का स्वागत किया। राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतों के मन में छिपी हुई डाह को पहचान नहीं पा रही थी कि उसकी सौतन उससे कितनी ईर्ष्या करती हैं, और वह तो उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले थे। रानी गर्भवती थी। राजा की खुशी का पारावार नहीं रहा। अब तो राजा राजलक्ष्मी का और भी ध्यान रखने लगे, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और विशेषतः उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिए। कुलगुरु को भी रोज धार्मिक और प्रेरक कहानियां रानी को जाकर सुनाए, उन्हें भी यह निर्देश दिया गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है, परंतु बड़ी 6 रानियां तो जलकर राख हो गई थीं। अब ये 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगीं कि अब क्या होगा। यह रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है, बच्चा होने के बाद तो और अधिक इसका ध्यान रखा जाएगा, यही पटरानी हो जाएगी और हम सभी को तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और यह हमें दासी की तरह समझेगी। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते, तो कभी प्रजा और कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही रहते। इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भ अवस्था का समय लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्हें दबाने के लिए सेनापति असफल रहे। तब राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राज्य लक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और विद्रोहियों को दबाने के लिए जो सेना लेकर निकल पड़े। इधर बड़ी रानियों को जो सुनहरा अवसर मिल गया था, अब वे छोटी रानी को जो गलत बातें बतलाती रहती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे, और छोटी रानी से वैसे ही काम करवाती। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ कर कर चले जाते। साथ ही वे छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतला कर जाते। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और जो बड़ी रानियां की जो बातों में अलग अलग हैं, आखिर सही कौन है। दोनों की बातें विपरीत हैं। वह सोचती कुलगुरु तो पुरुष हैं और रानियां तो महिला हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहाँ समझ पाएंगे, इसलिए जो रानी कहती हैं वही सही है, क्योंकि रानियां गलत तो बोलेंगे नहीं। इसलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही। और एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई। उसने बड़ी रानियों को कहा कि दीदी उसे बहुत तकलीफ हो रही है, अब क्या होगा, कुछ उपाय करें, कैसे प्रसव होगा। समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी ने कहा, देखो सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालो तो तुम्हें आराम मिलेगा और आराम से प्रसव हो जाएगा। कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। रानी राज्य लक्ष्मी कोठी में सिर डालने लगी। कोठी ऊंची थी, उसका सिर कोठी के अंदर नहीं पहुंच सका। अब क्या करे, वह सोचने लगी। तभी उसने सोचा, पानी पीने का घड़ा अभी यहाँ पर रखा है, वह भी तो मिट्टी का ही है, मैं इसी में अपना सर डाल लेती हूँ। क्या बड़ी बहनों ने कोई गलत तो कहा नहीं होगा, जरूर यही तरीका होता होगा प्रसव का। उसने कभी किसी का प्रसव होते हुए देखा नहीं था, इसलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। वह घड़े से पानी फेंककर उसी में अपना सर डालने लगी। घड़ा के अंदर भी उसका सिर नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद किए घड़े के ऊपर सर डाली रही और चिल्लाती रही। इधर रानियों ने अपनी जो विश्वास पात्र दाई थी उसको बुलवाया और कहा, छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो
और देखती रहो कि वहां कोई जा नहीं पाए। दाई खड़ी हो गई। इधर छोटी रानी पीड़ा से करहा रही थी। ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे बच्चे बाहर आने लगे। एक के साथ आगे पीछे करके रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें 6 लड़के थे और 1 लड़की। सबसे अंत में जो लड़की बाहर आई, इतनी पीड़ा सहते सहते रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही लुढ़क गई। दासी ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखलाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी आ गई थी। आश्चर्य लगा उन्हें, एक साथ 7 बच्चे और वे भी एकदम स्वस्थ। यह तो कमाल है। उन्होंने उस दाई से कहा कि वह कुछ ईंटों के टुकड़े लेकर आए। दाई लेकर आ गई तो उसने कहा कि इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफना देना। हम तुम्हें एक जो डाला सोना और 1 डाला चांदी देंगे। दाई बहुत खुश हो गई। सारे बच्चों को ले जाकर वह अब रानियों से मिलकर वहां से बच्चों को होने के सारे निशान उसने साफ कर दिए और ईंट के टुकड़े लाकर वहां रख दिए। घड़े को फोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर छोड़ दिए और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद दाई आई तो रानी ने पूछा, क्या हुआ? मार डाला या दिया या जमीन के अंदर उन्हें दबा दिया ना? दाई के हाँ कहने पर उसे इनाम के रूप में एक पूरा डाला सोना और पूरा डाला चांदी देकर विदा किया। इसके बाद रानियां छोटी रानी राजलक्ष्मी के पास आईं और उसके ऊपर पानी के छींटे देकर छोटी रानी को होश में लाईं। रानी जब होश में आने के बाद बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने जो इन्हें देखकर पूछा कि रानियों से, बड़ी रानियों से, कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और क्या हुआ है मुझे, लड़का या लड़की? रानियों ने कहा कि यह देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? मैंने? ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी रानी आश्चर्यचकित थी। उसके पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया? यही तो है जिसने तुमने जन्म दिया है। लो, इसे संभाल कर रखो। और एक थैला में उन्होंने सारे ईंट और पत्थर के टुकड़ों को भर दिया। अब प्रतीक्षा थी राजा के आने की। छोटी रानी तो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। राजा भी, जो युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए थे, उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गईं, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा मलिन था, परंतु शेष सभी रानियां खुश थीं, प्रफुल्लित थीं। राजा को आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का मुख मलिन देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है रानी राजलक्ष्मी, आप दुखी नजर आ रही हैं? इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी ने कुछ भी कहने से पहले बड़ी रानी ने जवाब दिया, कैसे नहीं दुखी रहें महाराज, इनका भेद जो खुल गया है। राजा ने कहा, क्या मतलब है आपका? रानी का प्रसव हो गया या क्या हुआ, बताइए तो सही रानी। राजा की बड़ी रानी जो पटरानी थी, उसने झूठा दुख दिखावा करते हुए कहा, महाराज, हम तो छले गए। यह राजलक्ष्मी मासूम चेहरे वाली, यह तो बहुत ही छलने वाली निकली। इसने तो हमें धोखा देती रही। यह गर्भवती नहीं थी, बस दिखावा करती रही और हमें धोखे में रखा। गर्भ होने पर कुछ तो होता। इन्हें तो ईंट और पत्थर पैदा हुए हैं, इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आप जाकर स्वयं देख लीजिए। पटरानी रानी राजा और राजलक्ष्मी के जो कक्ष में राजा को लेकर गई। ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से यह कैसे निकल सकता है?
बड़ी रानी पटरानी कहने लगी, वही तो हम भी कह रहे हैं कि इन्होंने गर्भ का नाटक किया था हमारे साथ। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे राज्य का वारिस मिलेगा, हमें भी तो माता होने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा अब क्रोध में भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलट गए और पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छलने की? अरे हम विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते, हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन आपने तो आशा दिलाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे, आपको इतना प्यार आदर और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमसे जो छल किया है उसका दंड तो अवश्य आपको मिलेगा। अब आप रानी नहीं, महल की नौकरानी हैं। जाइए मेरे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में जाने मैं क्या कर बैठूं। और राजा ने उन्हें धक्का देकर छोटी रानी को अपने से दूर कर दिया। छोटी रानी का जीवन अब दुर्भर हो गया। बड़ी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उनसे लिया जाता, उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी दुखी हो गई, पर क्या कर सकती थी? उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वे अपनी गर्भ अवस्था को प्रमाणित कर पाती। वह वास्तव में गर्भवती थी। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों को क्या हुआ। एक बार उनकी इच्छा होती अपने गांव चली जाएं और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करें, परंतु वे फिर अपना विचार बदल देती। वे सोचते उनके गांव वाले कितने खुश थे उनकी रानी बनने पर, अब किस मुंह से वहां जाकर अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें कहेगी। इस तरह समय बीतता रहा और लगभग 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे, तभी उनके पास एक प्रहरी ने आकर सूचना दी, महाराज, मनसुखा गांव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने बुलाने की आज्ञा दे दी। मनसुखा ग्राम प्रधान ने आकर राजा को झुककर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ग्राम प्रधान जी कहिए, आपकी क्या समस्या है? ग्राम प्रधान कहने लगा, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती, सभी राजी खुशी हैं। मैं तो एक आश्चर्यजनक चमत्कारपूर्ण घटना का विवरण आपको देने आया हूँ। राजा कहने लगे, ऐसी कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना है, बताइए। प्रधान कहने लगे, महाराज, हमारा गांव वन प्रांत में है, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं 6 बांस के पेड़ और एक चंपा फूल का पेड़ अपने आप उग आए हैं। उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया, परंतु हमने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन 6 बांस के बीच में चंपा का पौधा ऐसा लगता है जैसे बांसों को घेरा डालकर चंपा के पौधे की सुरक्षा की गई हो। बीच में चंपा और इसके आसपास जो उसको घेर कर 6 बांस के पौधे हैं जैसे चंपा की सुरक्षा में लगाए गए हैं, परंतु उन्हें हमारे गांव वालों में से किसी ने भी नहीं लगाया। 7 पौधे अपने आप ही उगाए हैं। यह आश्चर्य है, चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, परंतु किसी के भी तोड़ने से फूल टूटता नहीं है। हम उस पौधे का झड़ा हुआ फूल चुनते हैं जो बहुत ही सुगंधित है, परंतु यदि फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे करें तो चंपा के सारे फूल आकाश से भी काफी ऊंचे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से मानव की आवाज भी आती है। चंपा और बांस सभी आपस में मानव आवाज में बातें करते हैं। राजा आश्चर्यचकित हो गई। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी आश्चर्य में थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? पौधे और वृक्ष मानव आवाज में कैसे बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं वे? ग्राम प्रधान कहने लगे, महाराज, चंपा की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, हे भैया बांस, इस गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने आए हैं, फूल देना है या लगूं आकाश में? तो उन बांसों में से किसी की एक आवाज आती है, ना बहना, लग जा आकाश।
तब वह चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि किसी से भी कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी फूल तक पहुंचना संभव नहीं हो जाता। परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल चंपा के फूल जमीन में बिखरे मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी ग्रामीणों ने बहुत कोशिश की, परंतु एक फूल भी अपने हाथों से तोड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि कितने राहगीरों ने भी और आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु एक भी फूल कोई नहीं तोड़ पाया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप स्वयं देखें वे पौधे क्या हैं, हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, जी महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। और मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दरबार से बाहर निकल गए। राजा और सारे दरबारी आश्चर्य में पड़े हुए थे, आखिर सच्चाई क्या है। फिर राजा ने सोचा मंत्री जी पता लगा कर आ जाएंगे, और वह भी अपने राज्य के कार्यों में लग गए। जब मंत्री जी प्रधान जी के साथ उन पौधों के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण इकट्ठा हो गए, और प्रातःकाल मंत्री जी ग्राम प्रधान और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ आकाश चंपा के पास पहुंच गए। दूर से ही चंपा के फूलों की गंध उनके नाक के नथुनों में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सम्मोहित से हो गए और चंपा के पौधे के पास पहुंच गए। मंत्री जी ने देखा, ग्राम प्रधान के बताए अनुसार बिल्कुल बीच में चंपा का पौधा था, और उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए बांस के पौधे खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर भी थी, जिसे मंत्री जी हाथ पकड़कर आराम से छू सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। चंपा के फूल मंत्री जी के हाथों की पहुंच की सीमा में थे। पौधे के चारों ओर जमीन में फूल बिखरे पड़े थे, जो कल से आज तक की किसी भी समय हवा से झड़े होंगे। मंत्री जी ने चंपा के फूल की सुगंध से सम्मोहित से चंपा के पौधे की ओर बढ़े और हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए। तभी उन्हें पौधे में से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी, जिसे सुन के आगे बढ़े हाथ जहां के तहां रुक गए। वे आश्चर्यचकित हो उठे। फूल से आवाज आई, हे बांस भैया। यह आवाज चंपा के पौधे में से आई थी। हाँ बहन चंपा, किनारे की ओर से एक बांस में जो यह आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या लगूं आकाश। आश्चर्य, सभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जैसे 6 लोग बोल रहे हों, लेकिन आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इन आवाजों को सुनकर मंत्री जी के हाथ के साथ उनके मस्तिष्क भी जहां का तहां रुक गया, जैसे दिमाग ही जाम हो गया। और जब वे इन आवाजों को सुन रहे थे, जो कह रहे थे, ना बहन चंपा, लग जा आकाश, यह वही मंत्री जी है जिन पर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना नहीं, एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना, इसलिए लग जा बहन आकाश। और आश्चर्य, चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो गईं कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से फूल नहीं छू सकते थे। मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन एक फूल भी नहीं तोड़ पाए। बांस से अभी भी आवाज आ रही थी, जो कह रही थी, जाइए मंत्री जी, अपने राजकार्य का संचालन कीजिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते नहीं हैं। आपने एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की हमारी माँ रानी राज्य लक्ष्मी गर्भ अवस्था के अंतिम समय में कैसे रही और उनका प्रसव कैसे होगा, उन्हें क्या समस्या हो सकती है। इसलिए आप जाइए हमारी दृष्टि से दूर, आपने हमारी दृष्टि में अपराध किया है। मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक और तो उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पौधे कैसे मानव आवाज में बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें यह आश्चर्य हो रहा था कि सचमुच रानी राजलक्ष्मी को वह एक बार देखकर आ जाते थे, परंतु यह इन बात पौधों को कैसे पता चली।
और वे ग्लानि से भर उठे, क्योंकि गर्भ अवस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव उन्हें अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था, जो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की। तो क्या कुछ बड़ा षड्यंत्र हुआ है रानी राजलक्ष्मी के साथ? आखिर बात क्या है? उन्होंने पूछा। आप बताइए कि हमसे क्या गलती हुई है और उस गलती का प्रायश्चित हमारे द्वारा क्या हो सकता है, जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु इसके बाद पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी बार बार प्रयास करते रहे पौधों से बात करने की, फिर भी बांस में से कई प्रकार के प्रश्न पूछा, लेकिन एक आवाज भी उसमें से नहीं आई। लेकिन चंपा की डालियां यूं ही ऊंचाई पर थीं। मंत्री जी बहुत परेशान थे, उनके प्रश्नों के हल उन्हें नहीं मिले। निराश होकर मंत्री जी वहां से लौटे। लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराजा से अवश्य कहूंगा और उम्मीद है कि महाराज यहाँ आएंगे अवश्य इस रहस्य का पता करने। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए। राजधानी वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई और कहा, महाराज, राजमहल में कुछ तो षड्यंत्र अवश्य हुआ है। मुझे तो अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। मैं राज रानी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया। आप मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। इसलिए महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है, आप अवश्य चलें और स्वयं देखें। हो सकता है वे बांस और चंपा आपको सारी बात बताएं। राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग चलकर वहां देखेंगे। मंत्री जी से जो राजा ने कहा। महाराज, मंत्री जी ने भी कहा, आपसे एक और निवेदन है, कृपया आप छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी साथ ले चलें। महाराज, मंत्री जी ने जो महाराज से निवेदन किया, लेकिन मंत्री जी उन्होंने हमें धोखा दिया है और धोखा दिया, मैं इस सूरत भी उनकी नहीं देखना चाहता। लेकिन मंत्री जी ने कहा, महाराज, आप सूरत नहीं हो उनकी मत देखें, परंतु उन्हें अपने साथ लेकर अवश्य चलें, क्योंकि मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ है जिसका पता हमें नहीं चल पाया। मुझे दुख है महाराज, अनजाने में ही षड्यंत्र में मैं भी शामिल हो गया हूँ। इसलिए तो चंपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा है। इसलिए महाराज, आप मेरी इतनी सलाह मानकर मुझ पर उपकार कीजिए। हो सकता है इसमें मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिले और मेरे किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा कहने लगे, ठीक है, आप ले चल सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे छोटी रानी मेरी दृष्टि के सामने ना आ पाए। इस प्रकार राजा मंत्री के बीच आकाश चंपा के पास जाने का एक दिन और समय तय हो गया। राजा और मंत्री के जाने की तैयारी होने लगी। राजा निश्चित दिन पर और नियत समय पर अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे आगे रथ में राजा स्वयं, उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियों की पालकी थी। उनके कई प्रमुख सभासद दास दासियां भी उनके साथ थे। राजा के आदेश अनुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को दासियों के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने अपने परिवार के साथ उनके जाने की व्यवस्था की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी की कही अब भी कि अपने आप पर उन्हें ग्लानि आ रही थी। उन्होंने गर्भ अवस्था में रानी की पूरी देखभाल नहीं की थी और उनके प्रसव की उन्होंने सही व्यवस्था नहीं की। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी के साथ रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। प्रसव तो अवश्य हुआ है, साथ ही छोटी रानी राजलक्ष्मी राजमहल में किसी गहरे षड्यंत्र की शिकार हुई है। राजा का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर रुक गया। वन के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन प्रातःकाल यह काफिला आकाश चंपा के पास पहुंचा और उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए।
आज भी आकाश चंपा के पुष्प जमीन पर बिखरे हुए थे और उसमें से निकली मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से उपस्थित सारे लोग जो उल्लासित थे, अब राजा तैयार थे रहस्य को जानने के लिए। राजा के पास उनकी सभी 6 रानियां बैठी हुई थी। सिर्फ छोटी रानी राज्य लक्ष्मी जो मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी थी। पटरानी ने राजा से कहा, महाराज यदि आपको आदेश हो तो मैं फूल चुन लूं। राजा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं रानी साहिबा, आप अवश्य फूल तोड़िए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज मेरी भी इच्छा हो रही है फूल तोड़ने की। इनकी सुगंध ही इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आप आदेश दे तो मैं भी फूल चुन लूं। तभी तीसरी रानी भी अनुरोध करने लगी। पहले उन्हें फूल चुनने देने के लिए इस तरह सभी रानियां पहले फूल चुनने के लिए तैयार हो गईं। राजा ने पहले 6 नंबर की रानी को फूल चुनने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने पटरानी से कहा, महारानी आप में से जो सबसे छोटी है पहले उन्हें अवसर दीजिए फूल चुनने का। बड़ी रानी ने कहा, ठीक है। 6 नंबर की रानी फूल चुनने गई। उसने हाथ बढ़ाया चंपा के फूल की ओर। तभी चंपा के फूल से आवाज आई, आप रुके रानी, आप रुकें। बिना हमारी अनुमति के आप हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। रानी ने हाथ जहाँ की तहाँ रुक गए और फिर चंपा के पौधे से पूछा, भैया बांस हमारी सौतेली छोटी माँ फूल तोड़ने आई है क्या? मैं टूटूं या लगू आकाश? बांस के पौधे में से आवाज आई, लग जा आकाश बहन, यह तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। तुम्हें याद नहीं क्या इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए लग जा बहन आकाश। और चंपा की डालियां आकाश को छूने लगी। महारानी निराश वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गई। इसी प्रकार से 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी रानी सभी ने हार मानकर बैठ गई। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी। उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाए तो परंतु पहले ही कहा, सुन चंपा, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, मैं राजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है उन सब का उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ या मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त होता है। इसलिए अपनी डाली नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, हे भैया बांस, हमारी सौतेली बड़ी माँ हमें फूल देने के लिए धमका रही है, चेतावनी के साथ आदेश जो मानने के लिए कह रही है। क्या हमें आदेश का पालन करना चाहिए कि नहीं? बांस ने कहा, ना बहना, तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है इन्हें। यह पटरानी है राजा की और राज्य की। हम इसकी राज्य की प्रजा नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। और तुम्हें याद नहीं, इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ। इन्होंने तो हमारी माँ को सबसे अधिक दुख दिया है और हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु का रास्ता तैयार किया था। यह तो महारानी बनने के लायक भी नहीं। रानी और महारानी राज्य की जनता की माता होती हैं, इसलिए पूरी प्रजा उनके आदेशों का पालन करती है। इनकी संतान बनकर परंतु इन्होंने तो माता का कर्तव्य ही नहीं निभाया। यह तो हमारी सनाहरक है। इन रानियों के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? झुकना मत बहन। इसलिए बहन तुम आकाश में ही रहो, इनका स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। अब तो बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासदों और राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ, परंतु उस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकते थे। उनकी इच्छा तो यह हो रही थी बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दे, लेकिन वह विवश थीं, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गईं। अब चंपा की डालियां वापस पहले की तरह सामान्य अवस्था में आ गईं, सामान्य ऊंचाई पर थीं। अब राजा स्वयं उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। चंपा के पौधे के पास जाकर अपने हाथ बढ़ाए फूल तोड़ने के लिए। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, नाना महाराज, यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी, लेकिन भैया कहेंगे भी तो भी मैं आपके हाथों में नहीं जाऊंगी।
इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए, फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित, आखिर ऐसा क्या हुआ? उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही वह उन्हें रोक रही है। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूं, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और इसी तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ। मैंने किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मुझे बताओ। इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई, आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आपने जो कहा है उसी पर विश्वास करते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन अपनी संतान की खोज खबर करने की कोशिश नहीं की। आपकी संतान कहाँ है? आपकी अपनी संतान कहाँ है? कैसी है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। एक सच्ची नारी का आपने विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। जब आप अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या दे पाएंगे महाराज? राजा ने पूछा, तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें, युद्ध लड़ें। आपकी प्रजा, आपकी संतान अवश्य है, लेकिन आपकी उस संतान की देखभाल के लिए आपको अपनी संतान की रक्षा आप नहीं कर पाए, इसलिए आप यहाँ से जाइए। राजा के पास कोई शब्द नहीं थे, इसलिए अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी राज्य लक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने पौधे के पास भेज दें। पटरानी ने कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों भी नहीं टूटे, इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा तो चंपा के पौधे से अब तक की इतनी बातों से राजा को कुछ शंका होने लगी थी। राज्य लक्ष्मी के साथ षड्यंत्र हुआ था, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। राजा ने कहा, ले जाइए मंत्री जी, ले जाइए रानी राज्य लक्ष्मी को पौधे के पास, उन्हें भी प्रयास करने दीजिए। अब मंत्री जी रानी राज्य लक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। रानी उठती है और देखती है चंपा के पौधे की डालियां आकाश की काफी ऊंचाई में है। वह कहती है, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे मंत्री जी? रानी साहिबा, आप एक बार वहां जाकर तो देखिए, इतने लोग नहीं तोड़ पाए, महाराज भी नहीं तोड़ पाए, तो क्या हुआ यदि आपसे भी नहीं टूटेगा तो छोड़ दीजिएगा, पर आप चलिए तो सही। मंत्री जी ने रानी को समझाया। रानी चलती हुई चंपा के पौधे के पास आई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर अपने पास से जाती हुई चंपा के तनों को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को लगा जैसे उस स्पर्श में उन्हें सुख मिल रहा है, असीम आनंद आ रहा है। वह पौधे को सहलाती रही। जब पौधे से आवाज आई, हे भैया बांस, आवाज उसकी रुंधी हुई थी। बांस ने कहा, हाँ बहन चंपा, तुम रो रही हो? चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल लेने आई है, उन्होंने मेरा जो बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है, उनका प्रथम कोमल स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई हूँ, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया और आज मैं द्रवित हो गई हूँ। आप आदेश दें तो मैं क्या करूँ? मेरी तो इच्छा हो रही है मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस एक साथ आवाज आई कि बिल्कुल सही, हाँ बहन, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है, माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। और आश्चर्य, सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छूकर राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गईं। उसके ऊपर चंपा फूल की वर्षा हो रही थी। रानी के सर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे और रानी आंसू बहाती हुई चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाती जा रही थी। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद, ग्रामीण सब भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा कि तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुम कौन हो, यह बताओ।
तुमने किसी को अपना फूल छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंधकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हो। इसका क्या मतलब है? क्या कारण है? मुझे बताओ। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और यह 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। एक साथ हम 7 भाई बहनों का जन्म हुआ था। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। मेरी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। उन्होंने आपकी पटरानी राज्य की महारानी से आपकी अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया था, तो उन सब ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़े हो जाने के लिए कहा था। कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी माँ ने पानी पीने का घड़ा था, उसमें अपना सर डाला। घड़े का भी मुंह छोटा होने के कारण उनका सर तो अंदर नहीं गया, परंतु घड़े के ऊपर सर रखकर वो दर्द से कराहती रहीं। उनकी सहायता किसी ने नहीं की। ईश्वर की कृपा से हम 7 भाई बहन उसी अवस्था में हमारा जन्म हो गया। महारानी ने तो सोचा था हमारी माँ अपने सिर को कोठी में रखेगी और ऊंचाई से हमारा जन्म होगा, जिससे गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे। परंतु माँ, जो उस अवस्था में भी दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी थी, तब महारानी ने एक दाई को बुलाकर हमें जंगल में मारकर जमीन में दबाने के लिए आदेश दिया। दाई को भेजने के बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को वहां पर रख दिया, जिससे हमारी माँ को कभी पता नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वो कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ, और आपने भी उन्हें धोखेबाज कहा। राजा कहने लगे, पर जब दाई ने तुम लोगों को मार दिया था, फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? इस पर चंपा कहने लगी, महाराज, ईश्वर की लीला अपरंपार है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक ही जोरों की आंधी आ गई। वह हमें राजमहल के बगीचे में ही जो दाबना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में ऐसा करते हुए अगर किसी ने देख लिया, इसी डर की वजह से वह हमें लेकर इस वन में चली आई। यहाँ आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परी रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थी। उनकी दृष्टि जब हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनके जादू के असर से बहुत जोरों की आंधी आई। दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयंकर आंधी में कहीं उड़ गए हैं, इसलिए महल में जाकर उसने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर डाल दिया है। उसे डर था सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। उसके बाद जाने के बाद परी रानी ने मेरे 6 भैयाओं को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी घटना याद है और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? चंपा कहने लगी, आ सकते हैं महाराज। हमारी माँ सभी बांस से एक एक पत्ती और मेरे से पौधे से एक पत्ती ले, फिर इन सभी 7 पत्तियों को गोलाई में रखकर परी रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी, हे परी रानी, मेरे बच्चे वापस कर दो, तो हम पुनः सभी अपने असली रूप में आ जाएंगे। सुनते ही रानी ने बांस और चंपा के पौधे से एक एक पत्ती ली और उसे गोलाई में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, तब भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, मेरे बच्चों को संभाल कर इतने दिन आपने रखा। अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो माँ, मुझे मेरे बच्चों से मिला दे परी रानी माँ। आश्चर्य, पल भर में देखा गया बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलीन हो गया। वहां पर लगभग 5-6 वर्ष के उम्र के 6 बालक और एक बालिका उपस्थित दिखे। रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी की तो हिचकियां ही बंधी हुई थी।
वह तो रोई जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आंखों से अश्रु वर्षा किए जा रहे थे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आए तब उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और गांव में पहला राज्य आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं है, इसलिए इनका आज मैं अभी से परित्याग करता हूँ। और छोटी रानी राजलक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूँ। से सभी 6 रानियों को राजकुमार और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राज्य लक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थी, अचानक से उसने अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए खुशी का, प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं। आज की प्रसन्नता भरे दिन में मैं किसी के लिए काली माँ का दिन नहीं लाना चाहती, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध आप स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड ना दें, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा ग्रहण की तरह छाया रहेगा। इसलिए क्षमा कर दें इन्हें, क्षमा कर दो महाराज। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, इसमें सबके लिए क्षमा है, परंतु राजकार्य में क्षमा करने से दोषी दूसरी बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं, इसलिए इन्हें क्षमादान तो नहीं किया जा सकता, परंतु इनका दंड आपके अनुरोध पर कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ। जब तक यह जिंदा रहेंगी कारावास में रहेंगी। इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर यह एक पल के लिए भी नहीं निकल पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राज्य लक्ष्मी सभी ग्रामीणों को उन्होंने अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्री और दास दासियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल गया था। राजा के साथ रथ में रानी राजलक्ष्मी थी, उनके सातों बच्चे घोड़े पर सवार थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजधानी आई थी। उन्हें कारावास में डाल दिया गया और राजा राजलक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक 7 बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के दिन जैसे फिरे वैसे भगवान सबके फिरे। ईश्वर हमेशा अच्छों के साथ अच्छा करते हैं, बुरों का परिणाम बुरा होता है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।